नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 1 समुदाय के लिए पोषण BLOC के 3 समुदाय और पोषण इकाई 10 स्कूलगामी तथा किशोरावस्था के बच्चों के लिए आहार नियोजन 10.1 प्रस्तावना। इस खंड की पहली इकाइयों में आपने वृद्धि एवं विकास की आश्चर्यजनक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक कोशिका से जीवन की शुरुआत होती है तथा किस प्रकार यह कोशिका एक पूर्ण विकसित भ्रूण, जिसकी अनेक कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के ऊतक तथा अंग होते हैं, में बदल जाती है। जीवन की इस कहानी में हमने शैशवावस्था तथा शालापूर्व अवस्था के बारे में भी पढ़ा। इस इकाई में अब हम स्कूलगामी वर्षों तथा किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इस इकाई को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि स्कूलगामी बच्चों में वृद्धि की दर वही नहीं होती जो कि शिशुओं तथा शालापूर्व अवस्था के बच्चों में होती है, अर्थात स्कूलगामी बच्चों में वृद्धि की दर कम हो जाती है। परंतु जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है, वृद्धि दर फिर से बढ़ने लगती है। जैसा कि आप अब तक जान ही चुके होंगे कि व्यक्ति के शिशु से वयस्क होने तक वृद्धि एवं विकास का स्वरूप पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बदल जाता है। यहाँ हम स्वरूप शब्द का प्रयोग विभिन्न ऊतकों, अंगों तथा शरीर के भागों की वृद्धि और विकास की विशिष्ट भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए कर रहे हैं। जीवन के प्रत्येक विशेष काल में वृद्धि का स्वरूप भी अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर मस्तिष्क का विकास भ्रूण अवस्था के दौरान बहुत तेजी से होता है और जनन अंगों का विकास किशोरावस्था में ही होता है। वृद्धि की दर तथा स्वरूप में परिवर्तन पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इसी कारण एक स्कूलगामी बच्चे या किशोर की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं शिशु या शालापर्व बच्चे से भिन्न होती हैं। आय के अतिरिक्त लिंग भी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर प्रभाव डालता है। स्कूलगामी लड़के तथा लड़कियों की कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। यह अंतर समस्त जीवन काल में बना रहता है। इस इकाई में आप यह भी पढ़ेंगे कि खाने की अच्छी आदतों को विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। स्कूलगामी बच्चे व किशोर अपने मनपसंद का भोजन खाना चाहते हैं। उन्हें क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इस विषय में वे स्वयं निर्णय लेना चाहते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें उचित खाद्य पदार्थों का चयन करने की अनिवार्यता की जानकारी दी जाए। इस इकाई को पढ़ते हुए आप खाने की अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करने, समुचित मात्रा में खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित करने, स्कूलगामी बच्चों और किशोरों के लिए आहार नियोजन तथा आहार से संबंधित कुछ बातों से परिचित होंगे। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप स्कूलगामी वर्षों तथा किशोरावस्था की विशेषताएं बता सकेंगे। स्कूलगामी बच्चों तथा किशोरों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं की सूची बना सकेंगे तथा स्कूलगामी बच्चों तथा किशोरों के आहार नियोजन संबंधी महत्वपूर्ण कारक बता सकेंगे। 10.2 स्कूलगामी बच्चा। इस इकाई में स्कूलगामी बच्चा शब्द का प्रयोग 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए किया गया है। आपको याद होगा कि हमने इकाई 9 में पहले भी बताया था कि शालापर्व बच्चों में वृद्धि की दर शिशुओं की अपेक्षा कम होती है। स्कूलगामी बच्चों में यह और भी कम हो जाती है। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इस अवस्था में वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है। इस आय में वृद्धि की दर कम हो जाती है, परंतु वृद्धि निरंतर होती रहती है। इस अवधि में ऊतकों तथा अंग तंत्रों की कार्य करने की क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस आयु में मांसपेशियों तथा हड्डियों की वृद्धि तथा विकास भी होता है, जिससे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में आप अगले भाग में पढ़ेंगे, जिसमें पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं के बारे में बताया गया है। स्कूलगामी अवस्था,
किशोरावस्था से पहले आती है। वस्तुतः इस अवस्था में किशोरावस्था की वृद्धि के लिए पूर्व तैयारी होती है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि की अवधि है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि इसकी मजबूत बुनियाद स्कूल काल में रख दी जाए। इसके लिए स्कूलगामी बच्चों को अच्छा भोजन देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे के सामान्य विकास व अनुकूल वृद्धि के लिए संतुलित आहार निर्णायक कारक है। इस बात को इस खंड की प्रत्येक इकाई में बार बार दोहराया गया है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लिंग के कारण वृद्धि और विकास में भिन्नता सबसे पहले 10 वर्ष की आयु में प्रकट होती है। आप जानते हैं कि वजन वृद्धि का एक अच्छा सूचक है। आइए पढ़ें कि 7 से 12 वर्षीय स्कूलगामी लड़कों और लड़कियों के वजन में कैसे बढ़ोतरी होती है। इसे तालिका 10.1 में दर्शाया गया है। तालिका 10.1 भारतीय लड़कों और लड़कियों का वजन 7 से 12 वर्ष। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इसका संबंध समृद्ध लड़के लड़कियों से है। मान्यता यह है कि ये बच्चे अपने अधिकतम संभावित वृद्धि को प्राप्त होंगे, क्योंकि हम यह मान सकते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हुआ होगा। जैसा कि आपने तालिका में देखा, 10 वर्ष के अंत तक लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक हो जाता है तथा किशोरावस्था के शुरू के वर्षों, लगभग 14 वर्ष तक लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक ही रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि लड़कों में शुरू में वृद्धि की दर कम होती है, परंतु बाद में यह तेजी से बढ़ती है तथा लड़कियों से अधिक हो जाती है। यदि हम वजन और आयु को एक लेखाचित्र में आलेखित करें तो वृद्धि में यह असमानता और भी स्पष्ट हो जाती है। चित्र 10.1। चित्र 10। एक स्कूलगामी वर्षों के दौरान वृद्धि में लैंगिक भिन्नताएं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इसके अतिरिक्त वृद्धि के साथ साथ लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशी ऊतक अधिक तथा वसा ऊतक कम हो जाते हैं। अन्य शब्दों में, लिंग न सिर्फ वृद्धि की दर पर अपितु शरीर के संगठन पर भी प्रभाव डालता है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि लिंग संबंधी भिन्नता एक बार शुरू होने के पश्चात वयस्कावस्था तक बनी रहती है, जैसा कि आपने इसी खंड की इकाई 7 में भी पढ़ा था। स्कूलगामी वर्षों की इन विशिष्टताओं के अलावा शरीर में प्रकट होने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है अस्थायी दांतों का गिरना तथा उसके स्थान पर स्थायी दांतों का आना। इसके अतिरिक्त अस्थिपंजर में कैल्शियम जमा होने से पोषक तत्वों की जरूरतों पर संभावित असर पड़ता है, जैसा कि आप उपभाग 10.2 में पढ़ेंगे। वृद्धि तथा विकास के अतिरिक्त इस आयु में विशेष रूप से ओजस्वी शारीरिक क्रियाओं विगरस फिजिकल एक्टिविटीज के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाएं, जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा की जरूरतों को प्रभावित करती हैं। ओजपूर्ण खेलकूद में भाग लेने वाले बच्चे की ऊर्जा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से अधिक होगी। तरल पदार्थों के बढ़ते हुए अंतर्ग्रहण की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अधिक क्रियाएं करने से अधिक पसीना आता है और पानी, सोडियम व पोटेशियम जैसे खनिज लवणों की शरीर में क्षति हो जाती है। निस्संदेह संतोषजनक आहार पद्धति व भोजन संबंधी अच्छी आदतें बच्चे को स्वस्थ रखने में व उसकी सामान्य वृद्धि में निश्चित रूप से सहायक होती हैं। 10.2 एक स्कूलगामी बच्चे के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। अभी तक हमने स्कूलगामी बच्चे की अनेक विशेषताओं की ओर ध्यान दिया है। उनमें से कुछ विशेषताएं जो कि स्पष्ट रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं, वे हैं: लड़कों व लड़कियों की वृद्धि की दर में अंतर, लड़कों व लड़कियों के शारीरिक संगठन में अंतर, मांसपेशियों की वृद्धि व विकास, खून की मात्रा का विस्तार व शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि, हड्डियों का खनिजयुक्त होना व स्थायी दांतों का आना। उपर्युक्त में से प्रत्येक किस तरह पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, आइए इस पर अलग अलग विचार करें। वृद्धि की दर में अंतर ऊर्जा व प्रोटीन की आवश्यकताओं को प्रभावित करेगा,
आप इस तथ्य से परिचित हैं कि प्रोटीन वृद्धि में सहायक होता है। आप यह भी जानते हैं कि भोजन से मिलने वाले प्रोटीन का सही प्रकार से उपयोग तभी होगा यदि भोजन पर्याप्त ऊर्जा भी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, प्रोटीन व ऊर्जा दोनों की आवश्यकताएं वृद्धि की दर से प्रभावित होंगी। इसके साथ ही साथ अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। शरीर के संगठन में भिन्नता ऊर्जा की आवश्यकता को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। शरीर का संगठन ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करता है। हमने पहले बताया था कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक मांसपेशी ऊतक व कम वसा ऊतक होते हैं। मांसपेशी ऊतक उपापचयी क्रिया में अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए उसे क्रियाशील बनाए रखने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में अधिक मांसपेशी ऊतक का मतलब है कि उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। खून की मात्रा के विस्तार से लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। खून की मात्रा का विस्तार शरीर की वृद्धि के साथ साथ होता है। जैसे जैसे खन की मात्रा का विस्तार होता है, वैसे ही रक्त कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है और इसलिए हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। आप यह जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन एक लौह तत्व युक्त यौगिक है। हड्डियों का खनिजयुक्त होना व दांतों का निर्माण कैल्शियम की आवश्यकता को प्रभावित करता है। जैसे जैसे अस्थिपंजर विकसित होता है, अधिक कैल्शियम निरंतर जमा होता रहता है, जिससे हड्डियों में मजबूती व अनम्यता रिजिडिटी आती है। इसी प्रकार कैल्शियम स्थायी दांतों में भी जमा होता रहता है। इसलिए स्कूलगामी बच्चों के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम लेना आवश्यक हो जाता है। अब जबकि हम उन कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ चुके हैं जो कि हमारी पोषक तत्वों की जरूरतों को प्रभावित करती हैं, आइए हम तालिका 10.2 का अध्ययन करें। इस तालिका में स्कूलगामी बच्चों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तालिका 10.2 स्कूलगामी बच्चों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि बच्चे की आयु उसकी पोषण की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, थायमीन, राइबोफ्लेविन व नियासिन की प्रस्तावित दैनिक मात्रा भी बढ़ती जाती है। विटामिन सी, फोलिक अम्ल, विटामिन बी व विटामिन ए की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 7 से 12 वर्ष तक के लड़के व लड़कियों में समान रहती है। लिंग का प्रभाव 10 वर्ष की आयु के बाद प्रत्यक्ष होता है। लौह तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर लिंग का प्रभाव सुस्पष्ट है। उल्लेखनीय आपको इस विवरण का एक अंश प्रस्तुत करता है। इस पर विस्तार से विचार करना बहुत तकनीकी होगा व इस इकाई के उद्देश्य के बाहर भी। आपने यह भी देखा होगा कि 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों की प्रोटीन की आवश्यकता वयस्कों के बराबर होती है और ऊर्जा की आवश्यकता वयस्क महिलाओं से अधिक होती है। कैल्शियम व लौह तत्व की आवश्यकताएं भी काफी अधिक होती हैं। यह उस निष्कर्ष का समर्थन करता है जो हमने इस चर्चा के प्रारंभ में दिया था। उल्लेखनीय लौह तत्व की आवश्यकता का आंकलन। लौह तत्व की आवश्यकता पता लगाने के लिए काफी गणना करनी पड़ती है। वास्तव में यह केवल जोड़ या जमा करने की बात है। आपने खंड 2 की 5वीं इकाई में पढ़ा है कि शरीर से लौह तत्व का निष्कासन मूत्र, पसीना व मल द्वारा होता है। आधा शरीर से निष्कासन द्वारा कुछ मात्रा में लौह तत्व का क्षय होता है। वस्तुतः यह क्षय अनिवार्य है और इन्हें अनिवार्य न्यूनतम क्षय बेसल लॉस कहते हैं। यहाँ न्यूनतम क्षय से क्या तात्पर्य है? हमारी शारीरिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, अर्थात चाहे हम पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व लें या न लें, कुछ मात्रा में शरीर से लौह तत्व का क्षय अवश्य होगा। इसलिए इन्हें अनिवार्य न्यूनतम क्षय कहा जाता है। आप मासिक धर्म के दौरान होने वाले क्षय से भी परिचित हैं। इस अभाव की पूर्ति के लिए लड़कियों को अपने भोजन में लौह तत्व की आवश्यकता होती है।
लौह तत्व की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, विशेषतः रक्त की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त आपातकाल में अपेक्षित पर्याप्त संग्रहण के लिए हमें कुछ अतिरिक्त लौह तत्व की आवश्यकता भी होती है। दूसरे शब्दों में, लड़के व लड़कियों में लौह तत्व की आवश्यकताओं को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। लड़कों में लौह तत्व की आवश्यकता अनिवार्य न्यूनतम क्षय की पूर्ति के लिए आवश्यकता प्लस वृद्धि के लिए आवश्यकता प्लस संग्रहण के लिए अतिरिक्त मात्रा। लड़कों में लौह तत्व की आवश्यकता, लड़कियों में लौह तत्व की आवश्यकता अनिवार्य न्यूनतम क्षय की पूर्ति के लिए आवश्यकता प्लस वृद्धि के लिए आवश्यकता प्लस संग्रहण के लिए अतिरिक्त मात्रा प्लस मासिक धर्म में क्षय की पूर्ति के लिए आवश्यकता। लड़कियों में लौह तत्व की आवश्यकता, इससे यह मानना तर्कसंगत होगा कि लड़कियों को अपेक्षाकृत अधिक लौह तत्व लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन तालिका 10.2 में दी गई पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा इसके विपरीत है। क्या यह उचित प्रतीत होता है? नहीं ना। यह तो ऐसे हुआ जैसे 2+2 अचानक 5 बन गए हों। ऐसा क्यों? आंशिक रूप में इस प्रश्न का उत्तर है, लौह तत्वों के अवशोषण में अंतर। 10 वर्ष की आयु के बाद लड़कों में लौह तत्व का अवशोषण लगभग 3%, लड़कियों की अपेक्षा लगभग 5% कम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि लड़कों को अपनी लौह तत्व संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने भोजन में इसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि वे कम अवशोषण की क्षतिपूर्ति कर सकें। यही कारण है कि लौह तत्व की लड़कों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा अधिक निर्धारित की गई है। बोध प्रश्न 1 स्कूलगामी वर्षों की उन दो मुख्य विशेषताओं को लिखें जो कि पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। 1 उन पोषक तत्वों की सूची बनाएं जिनकी प्रस्तावित दैनिक मात्रा 10 से 12 वर्ष की आयु में लिंग के कारण बदल जाती है। 2 चित्र 10.2 को देखें। यह 10 से 12 वर्ष की स्कूलगामी लड़कियों की सभी पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा 100% के रूप में दिखाती है। स्कूलगामी लड़कों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा इससे अधिक या कम अर्थात 100 से ऊपर या नीचे होगी। क्या अब आप बता सकते हैं कि किन पोषक तत्वों की आवश्यकताएं यहाँ बताई गई हैं? उदाहरण को देखकर चित्र को सही ढंग से अंकित करें। हिसाब के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला लगाकर लड़कों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का प्रतिशत निकालें। लड़कों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा भाग लड़कियों के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा गुना 100 बराबर प्रतिशत। उदाहरण के तौर पर में लड़कों के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है तथा लड़कियों के लिए 19। इस प्रकार लड़कों के लिए प्रस्तावित दैनिक मात्रा का प्रतिशत है 34/19 x 101.79%। यह वही राशि है जो कि चित्र में लड़कों के लिए दिखाई गई है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह लौह तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा का ही चित्रण है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 10.2 10 से 12 वर्ष के लड़के और लड़कियों की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा की तुलना। 10.2 2 स्कूलगामी बच्चे के लिए आहार नियोजन। अभी तक हमने स्कूलगामी वर्षों में होने वाली वृद्धि तथा विकास के बारे में पढ़ा। हमने इस आयु वर्ग के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं के बारे में भी पढ़ा। आइए अब स्कूलगामी बच्चे के लिए आहार नियोजन करने संबंधी जानकारी प्राप्त करें। क्या आपको आहार नियोजन के मुख्य सिद्धांत याद हैं? अगर आप उन्हें एक बार स्मरण करना चाहते हैं, तो हाशिए पर बने चित्र को देखें। ये कारक किसी भी व्यक्ति के आहार नियोजन पर लागू होते हैं। संतुलित आहार व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार के नियोजन में प्रमुख विशिष्ट विचारणीय बातें आगामी चर्चा में सम्मिलित हैं। इसके लिए सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान आवश्यक है, जिसके लिए हम आहार नियोजन करने जा रहे हैं। आहार नियोजन किसके लिए किया जा रहा है? बच्चा किस आयु वर्ग में है?
7 से 9 वर्ष या 10 से 12 वर्ष। यदि बच्चा 10 से 12 वर्ष के आयु का है, तो वह लड़का है या लड़की। बच्चा किस आयु वर्ग का है? बच्चे की धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? बच्चा किस भाग का रहने वाला है? व्यक्ति की विशिष्टता की सूची बनाने के बाद उस व्यक्ति के लिए ऊर्जा तथा प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं का पता लगाएं। कौन से पोषक तत्व विशेष महत्वपूर्ण हैं? स्कूलगामी वर्ष में निम्नलिखित पोषक तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, कार्बोज तथा वसा, प्रोटीन, लौह तत्व तथा कैल्शियम। किन खाद्य पदार्थों का चयन करें? आहार नियोजन करते समय हम खाद्य पदार्थों का कितनी मात्रा में चयन करें? इस समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. प्रत्येक खाद्य वर्ग अर्थात ऊर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक वृद्धि में सहायक तथा रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य वर्गों में से खाद्य पदार्थों को सम्मिलित कीजिए। 2. यदि संभव हो तथा आय पर्याप्त हो तो प्रत्येक आहार में पशजन्य प्रोटीन सम्मिलित कीजिए। प्रोटीन की किस्म सुधारने के लिए अनाज तथा दाल को मिलाकर प्रयोग करें। 3. कैल्शियम तथा लौह तत्व की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करें। आप इन पोषक तत्वों के खाद्य स्रोतों से तो पहले से ही परिचित हैं। पुनः स्मरण के लिए परिशिष्ट देखें। किस आहार पद्धति को अपनाएं? एक दिन में कितनी बार भोजन खाया जाए यह परिवार की आय तथा बच्चे की दिनचर्या पर निर्भर करता है। यहाँ हमें बच्चे के स्कूल के समय को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कुछ स्कूलों का समय सुबह 7:30 या 8:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होता है, तथा अन्य सुबह 9:30 से शाम 3:00 या 4:00 बजे तक होते हैं। स्कूल के समय के अनुसार ही आहार का समय, संख्या तथा प्रकार भी बदल जाता है। स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार नियोजन करते समय निम्नलिखित आहार पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्रकार की आहार पद्धति अधिकतर निम्न आय वर्ग में पाई जाती है। तथा प्रकार की आहार पद्धति अधिकतर मध्यम आय वर्ग में पाई जाती है, तथा प्रकार की आहार पद्धति संभवतः उच्च आय वर्ग द्वारा अपनाई जाती है। आहार पद्धति बच्चे की विधा तथा उसकी रुचि पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर देखा गया है कि आय बढ़ने के साथ साथ आहार आवृत्ति भी बढ़ जाती है। यदि आप पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्कूलगामी बच्चों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि इन बच्चों को काफी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। 4 आहार वाली आहार पद्धति से कुछ बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। 8 आहार संख्या बढ़ाने से यदि संभव हो तो बच्चा एक समय में कम मात्रा तथा पूरे दिन में अधिक भोजन खा सकता है। जैसा कि आपने पिछली इकाई में देखा, यहाँ पर अल्पाहार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। काफी मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम तथा या लौह तत्व प्रदान करने वाले अल्पाहार सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच के समय में तथा शाम की चाय के साथ दिए जा सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि उन अल्पाहारों को ही चुनें जो कि पौष्टिक तथा संतुलित हों। मुख्य आहार के समय के आसपास या मुख्य आहार की जगह पर अल्पाहार नहीं देने चाहिए। बोध प्रश्न 2। 1. चित्र 10.3 को देखें। नीरजा की एक विशिष्ट समस्या है। आप उसका समाधान कैसे करेंगे? चित्र में दी गई खाली जगह में अपना उत्तर संक्षेप में लिखें। शुरू करने से पहले आपके लिए एक संकेत है। नीरजा की समस्या आहार आवृत्ति से संबरबाधित है। चित्र 10.3 नीरजा की समस्या का समाधान। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2. चित्र 10.3 में श्याम की अलग ही समस्या है। आप उसे क्या सुझाव देंगे? चित्र में दी गई खाली जगह में उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें।
हम आपको एक संकेत दे सकते हैं। श्याम की समस्या उसके अनियमित समय पर भोजन लेने से संबंध रखती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 10.3 श्याम की समस्या का समाधान। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। कौन सी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? एक स्कूलगामी बच्चा शाला पर बच्चे के मुकाबले अधिक समय घर के बाहर बिताता है। उस पर विभिन्न बातों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह खानपान के नए तौर तरीके अपनाता है। सुबह का नाश्ता न खाने की तथा मुख्य भोजन के बीच में अल्पाहार लेने की उसकी आदत हो जाती है। इससे साथ ले जाए गए पैक्ड लंच पर भी वह पर्याप्त ध्यान नहीं देता। निम्नलिखित भाग में इन मुश्किलों को हल करने के तरीके बताए गए हैं, ताकि बच्चे को सही मात्रा व अनुपात में भोजन मिल सके। आइए शुरुआत मुख्य आहारों से करें। 1. मुख्य आहार। नाश्ता पर्याप्त होना चाहिए। इसमें दूध, अंडे, दालों और फलों को सम्मिलित करना चाहिए। खाद्य पदार्थों का चुनाव आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। दोपहर तथा रात्रि के आहार पूर्ण रूप से संतुलित होने चाहिए। उनमें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यह दिन के सबसे महत्वपूर्ण आहार होते हैं। अपनाई गई आहार पद्धति के अनुसार हम बच्चे को स्कूल में खाने के लिए पैक्ड लंच भी देंगे। इसके अतिरिक्त जब बच्चा स्कूल से वापस आता है, तो उसे देर दोपहर का भोजन दिया जा सकता है, जैसा कि आपने आहार पद्धति पर पहले की गई चर्चा में भी देखा होगा। परंतु ऐसे मामले में देर दोपहर का भोजन हल्का होना चाहिए। नाश्ते और दोपहर के आहार की तुलना में रात्रि के भोजन में ज़्यादा व्यंजन परोसे जा सकते हैं, क्योंकि इसको बच्चा आराम से खा सकता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि रात्रि का आहार बहुत गरिष्ठ हो। यहाँ पर गरिष्ठ शब्द का तात्पर्य दैनिक भोजन से मिलने वाली कुल ऊर्जा की तुलना में एक आहार से मिलने वाली ऊर्जा से है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गरिष्ठ भोजन जैसे कि दोपहर का आहार तथा रात्रि का आहार चाय और नाश्ते की तुलना में अधिक प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण भी प्रदान करें। इन बातों के अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को स्कूल में किसी पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर का आहार या अल्पाहार मिल रहा है या नहीं। इन्हें मध्याह्न पोषण कार्यक्रम कहते हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में अधिक विस्तार से हम खंड 6 में पढ़ेंगे। कुछ स्कूलों में बच्चों को पूरा भोजन मिलता है, जबकि कुछ में खाने को मात्र अल्पाहार मिलता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भिन्नता पाई जाती है। प्रस्तावित दैनिक मात्रा में अपेक्षित कुल ऊर्जा का 1/3 भाग और प्रोटीन का आधा भाग दोपहर के आहार या अल्पाहार द्वारा मिलना चाहिए। पैक्ड लंच ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसे आसानी से ले जा सके तथा संभाल सके, जिसे बनाने में कम से कम समय लगे तथा वह संतुलित भी हो। दोपहर के भोजन में ऊर्जा के अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण के स्रोत भी होने चाहिए। सूखे व्यंजन जैसे सखी दालें या पनीर तथा सब्जियां या मांस व सब्जियों से बने व्यंजन भी लिए जा सकते हैं। सैंडविच, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थ उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए आम बात है। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग में प्रायः परांठा, रोटी, चावल व दाल या सब्जी, इडली तथा सांबर, दही चावल, इमली वाले चावल तथा इसी तरह के पदार्थों का सेवन किया जाता है। अपने प्रांत में प्रचलित पैक्ड लंच के बारे में 1 या 2 मिनट के लिए सोचें। क्या वह संतुलित है? अगर वह संतुलित नहीं है, तो निम्नलिखित सुझाव आपकी मदद कर सकते हैं, पर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आहार में कौन से खाद्य वर्ग का अभाव है या कौन सा खाद्य वर्ग अपर्याप्त है। शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य वर्ग का उपयुक्त रूप में दालें सम्मिलित करें। पनीर या दूध से बना मीठा व्यंजन शामिल करें। उपयुक्त रूप में मांस सम्मिलित करें। उपयुक्त रूप में अंडा दें। रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य वर्ग का
फल या फल से बने व्यंजन सम्मिलित करें। ख, बनी हुई सब्जी या सलाद सम्मिलित करें। ऊर्जा देने वाले वर्ग के खाद्य पदार्थ पैक्ड लंच में अक्सर पाए ही जाते हैं, इसलिए उनको हमने इस सूची में शामिल नहीं किया है। पैक्ड लंच बनाने के लिए कुछ उपयुक्त विचार इस खंड के अंत में परिशिष्ट 6 में दिए गए हैं। आप जरूर उनको बनाने या उनमें परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होंगे। इसके अलावा परिशिष्ट 6 में बच्चों के लिए दोपहर के आहार को पैक करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं। 2. अल्पाहार। अल्पाहार न केवल ऊर्जा युक्त होने चाहिए अपितु संतुलित भी होने चाहिए तथा उनसे काफी मात्रा में पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम तथा लौह तत्व मिलने चाहिए। अल्पाहार दोपहर पूर्व के आहार में या चाय के समय दिया जा सकता है। पैक्ड लंच भी अल्पाहार का रूप ले सकता है। वास्तव में स्कूलगामी बच्चे आहार के बीच तथा आहार के समय अल्पाहार खाने के शौकीन होते हैं। अतः बच्चों को अल्पाहार खाने के लिए प्रोत्साहित करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तथापि उचित प्रकार के अल्पाहार का चुनाव करते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अल्पाहार मुख्य आहारों के एकदम पहले या मुख्य आहार के स्थान पर नहीं दिए जाने चाहिए। बहुत ज्यादा मीठे, लेसदार व्यंजन आहार में नहीं देने चाहिए। इससे दांत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। चिप्स, वेफर्स, पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे व्यंजन का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मुख्य रूप से केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें वसा तथा शर्करा के अलावा अन्य तत्व बहुत कम होते हैं। इनको अनुपयोगी व्यंजन, जंक फूड्स कहा जाता है। इनके बारे में और चर्चा हम उपभाग 10 मार्च 2003 में भी करेंगे। 3. भोजन की मात्रा तथा आहार आवृत्ति। परोसे जाने वाले आहार, एक समय में दी जाने वाली मात्रा का निर्धारण बच्चे की खाने की क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यहाँ पर अधिक भोजन आवृत्ति अर्थात अधिक बार भोजन देना लाभप्रद हो सकता है। 4. भोजन संबंधी पसंद नापसंद। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों द्वारा उनके रंग, स्वाद, बनावट, आकार में भिन्नता से दैनिक भोजन में विविधता लाई जा सकती है। अलग अलग पाक विधियों और खाद्य पदार्थों के सम्मिश्रण से बने व्यंजनों को बच्चे पसंद करते हैं। बच्चों की पसंद नापसंद का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को नापसंद खाद्य पदार्थ इस रूप में देने चाहिए कि बच्चा उन्हें खुशी से स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा सब्जी पसंद नहीं करता है तो उस सब्जी को उबालकर व मसलकर किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ मिलाकर कटलेट आदि बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिसे संभवतः बच्चा पसंद करे। इसी प्रकार अगर बच्चे को दूध पसंद नहीं है तो दही, कई या पनीर के रूप में दध दिया जा सकता है। अब तक आपने स्कूलगामी बच्चे के लिए आहार नियोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। इससे आपको बच्चे को देने लायक भोजन के प्रकार, आहार आवृत्ति, आहार की मात्रा तथा अल्पाहार के बारे में कुछ अंदाज हो गया होगा। हम यह पहले बता चुके हैं कि स्कूलगामी वर्षों में बच्चों में भोजन संबंधी आदतें परिपक्व हो जाती हैं। इसका यह अभिप्राय है कि यह एक निर्णायक अवस्था है। वास्तविकता यह है कि दैनिक आहार संबंधी भी आदतें आगामी जीवन में दीर्घकालिक बीमारियों जैसे कि मोटापा या दिल की बीमारी का कारण बन सकती हैं। बहुत ज्यादा वसा तथा शर्करा खाने से बच्चे का वजन बढ़ सकता है तथा वह मोटा हो सकता है। इससे शरीर की कुछ रक्त वाहिकाओं, विशेषकर हृदय की वाहिकाओं में वसा युक्त पदार्थ जम जाते हैं, जो कि दिल की बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी खंड 5 में दी जाएगी। बोध प्रश्न 3। 1. माला अपने पुत्र रोहित के लिए पैक्ड लंच तैयार कर रही है। रोहित 10 वर्ष का है। रोहित को हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद नहीं है,
परंतु माला जानती है कि ये सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। रोहित संतुलित पैक्ड लंच में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी खाएं। इसके लिए आप माला को निम्नलिखित विभिन्न विकल्पों में किस विकल्प की सलाह देंगे? आप एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। अपने चुनाव के कारणों को भी बताइए। 1. आलू तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलकर बना व्यंजन। 2. हरी पत्तेदार सब्जियों को आटे में मिलाकर रोटी या पूरी या इसी प्रकार के किसी अन्य व्यंजन को बनाना या हरी पत्तेदार सब्जियों को आलू के साथ इडली या डोसे में भरना। 3. हरी पत्तेदार सब्जियों से मिले आटे तथा सादे आटे के बिस्कुट, 2 रंग के बिस्कुट। 4. दूध, चीनी तथा हरी पत्तेदार सब्जियों को मिलाकर बनाया गया हलवा जैसा व्यंजन। 5. हरी पत्तेदार सब्जियों को मिलाकर बनाया गया कटलेट टिक्की, जिसे ब्रेड, रोटी या चावल के साथ खाया जा सके। 6. बेसन तथा हरी पत्तेदार सब्जियों को मिलाकर बनाए गए पकोड़े बोंडा। उपर्युक्त 1 से 6 में से ऐसे 2 विकल्प चुनिए जो कि चाय के साथ अल्पाहार के रूप में रुचिकर है, परंतु पैक्ड लंच के लिए उपयुक्त नहीं है। बच्चे को खाने संबंधी अच्छी स्वास्थ्यप्रद आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों का इन पहलुओं के बारे में रुचिकर एवं रचनात्मक तरीके से बताना, जैसा कि निम्नलिखित कविता में दर्शाया गया है, बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होता है। चित्र 10.4। आपके विचार में क्या इस प्रकार का संदेश प्रभावशाली होगा? बच्चों के लिए इस प्रकार के संप्रेषणीय कुछ अन्य संदेशों के बारे में विचार कीजिए। नहीं हमेशा अच्छे होते। चीनी और मसाले। कमजोर होते दांत इससे और होते काले। गर नहीं पड़ना बीमार तो। कम खाओ घी, तेल, नमकीन। बचे रहोगे मोटापे से। बुद्धि बनेगी झीन। धूप और गर्मी में सबको अच्छा लगता कोका ठंडा। प्रोटीन, विटामिन से खाली। स्वास्थ्य के लिए 0 अंडा। गर बनना चाहते स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान। कम खाओ चटपटी चीजें। बचाओ धन और मान। खाओ वे चीजें जिससे बनो तेज, तंदुरुस्त और चुस्त। बचे रहोगे बीमारी से और न बनोगे सुस्त। कौन सी चीजें कितनी खानी, इसको रखो याद। तभी मिलेगा हमको असली जिंदगी का स्वाद। सुखी और स्वस्थ जीवन का समझो यही तराना है। मिलकर सबको यह संदेश घर घर पहुंचाना है। चित्र 10.4 एक संदेशयुक्त कविता। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अब आप स्कूलगामी अवस्था व स्कूलगामी बच्चों के आहार नियोजन के बारे में काफी तथ्य, सिद्धांत व विचार जान चुके हैं। आपकी सहायता के लिए स्कूलगामी बच्चे का आहार नियोजन करते समय याद रखने योग्य बातों की सूची यहाँ दी गई है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 10.3 किशोर। 13 से 18 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति को किशोर कहा जाता है। किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक परिवर्तन होते हैं। आपने पहले पढ़ा है कि शैशवावस्था तथा शाला पूर्व काल में वृद्धि तीव्र होती है। किशोरावस्था भी तीव्र वृद्धि का ही समय है। किशोरावस्था में वृद्धि की दर केवल शैशवावस्था की तुलना में ही कम होती है। इस अवस्था में ऊंचाई तथा वजन तेजी से बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों वृद्धि के अच्छे सूचक माने जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि 10 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि के बीच शरीर का वजन लगभग 2 गुना हो जाना है? 10 वर्ष की आयु को पार कर एक लड़का जिसका वजन लगभग 32 किग्रा होता है, 18 वर्ष के अंत तक 59 किग्रा का हो जाता है।
इसके अलावा सुनिश्चित शरीर तंत्रों में जैसे कि अस्थिपंजर तथा मांसपेशी तंत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा विकास होता है। मांसपेशियों तथा हड्डियों का आकार और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। किशोरावस्था में वृद्धि स्फुरण ग्रोथ स्पर्ट के दौरान हृदय, फेफड़े, आमाशय व गर्दे आपने वयस्क आकार, पर्ण आकार व क्रियाशीलता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप संभवतः जानते होंगे कि यकायक वृद्धि की गति बढ़ जाने को वृद्धि स्फुरण ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। रक्त की मात्रा में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। रक्त की मात्रा में यह वृद्धि श्वसन, पाचन व रक्त परिसंचरण तंत्रों की क्रियाशीलता में सुधार के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था के समाप्त होने पर वृद्धि भी पूर्ण हो जाती है तथा व्यक्ति वयस्क हो जाता है। इस अवस्था तक शरीर के सभी अंग तथा तंत्र पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था में लैंगिक लक्षणों का उभरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़कियों में होने वाले मुख्य लैंगिक परिवर्तनों में स्तनों का बढ़ना, बगलों तथा जंघा में बालों का आना तथा 12 से 14 वर्ष की आयु में मासिक धर्म की शुरुआत सम्मिलित है। मासिक धर्म का अर्थ है लड़कियों में प्रतिमास रक्त का क्षय 3 से 7 दिन तक। यह इस तथ्य का संकेत है कि लड़की का प्रजनन तंत्र क्रियाशील हो गया है तथा पूर्ण परिपक्वता पर पहुंचने वाला है। मासिक धर्म की शुरुआत वृद्धि स्फुरण के पश्चात होती है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। लड़कों में बगलों, जांघों तथा शरीर के अन्य भागों जैसे गाल, थोड़ी तथा ऊपरी होंठ पर बाल आ जाते हैं तथा उनकी आवाज भारी हो जाती है। हमने अभी-अभी लैंगिक लक्षणों की चर्चा की है। मूलभूत रूप से वे 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और गौण। जैसा कि इस चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट में शारीरिक बनावट व रूप में परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। लड़कियों में उदर भाग में पेट का निचला भाग वसा एकत्रित हो जाती है तथा कलहों की चौड़ाई बढ़ जाती है। लड़कों में मांसपेशियां बढ़ जाती है, विशेषकर कंधों तथा बाह के ऊपरी भाग की। यदि आपको याद हो तो शारीरिक संगठन के यह भेद पहले पहल स्कल अवस्था में प्रत्यक्ष होते हैं। इस आयु में वह भलीभांति स्थापित हो जाते हैं। जिन शारीरिक परिवर्तनों का हमने वर्णन किया है, उनसे यौवनावस्था की शुरुआत होती है। आपने यह शब्द संभवतः पहले भी सुना होगा। इसका क्या मतलब है? वास्तव में यौवनावस्था का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जिनमें कि लैंगिक परिपक्वता के साथ साथ अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं, जो कि किशोरावस्था में होते हैं। यौवनावस्था के अंत में जब यह सब बदलाव आ जाते हैं, तभी से लैंगिक प्रजनन संभव हो पाता है। तथापि एक महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हम सोचते रह जाते हैं कि यह आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे होता है? इस परिवर्तन के क्या कारण हैं? यह परिवर्तन असल में विशेष हार्मोन की क्रियाओं के कारण होते हैं। वे हार्मोन हैं एंड्रोजन पुरुषों में व एस्ट्रोजन महिलाओं में। एंड्रोजन व एस्ट्रोजन को लिंग हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित चार्ट में वृद्धि, शरीर के आकार व क्रिया पर उनके प्रभाव का उल्लेख है। प्रभाव बिल्कुल एक स्विच दबाने की तरह होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। लिंग हार्मोन टाइम्स शारीरिक बनावट टाइम्स शारीरिक संगठन टाइम्स वृद्धि की दर टाइम्स जनन अंग में परिवर्तन लाते हैं। यह तो बहुत स्पष्ट है कि लिंग हार्मोन लैंगिक परिपक्वता को नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह वृद्धि व विकास संबंधी बदलाव को भी प्रेरित करते हैं। किशोर में किशोरी की अपेक्षा कद बढ़ने की गति ज्यादा होती है। यद्यपि उसका वृद्धि स्फुरण किशोरी की अपेक्षा देर से प्रारंभ होता है, तथापि वह ज्यादा लंबा होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अस्थिपंजर में वृद्धि काफी लंबे समय तक होती रहती है व अधिक मांसपेशियां भी बनती है।
जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किशोरियों में कुल मिलाकर शरीर के कई भागों में अधिक वसा जमा होती है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि किशोरावस्था की वृद्धि की तेज दर के कारण वह एक शारीरिक तनाव, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का समय है। वृद्धि को आगे बढ़ाने व बनाए रखने में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में किशोरावस्था दौरान गर्भावस्था की बात करना भी आवश्यक है। भारत में बहुत सी किशोरियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता है और वह जल्दी ही गर्भवती हो जाती है। बेहद सी लड़कियां 20 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही 2 या 3 बच्चों की मां बन जाती है। उल्लेखनीय 6 में वृद्धि की दर को बढ़ावा देने व गर्भवती किशोरी में भ्रूण की आवश्यकताओं को पूरा करने का बोझ उठाने संबंधित बात पर जोर दिया गया है। हमने इस विषय पर पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा से संबंधित उपभाग में विचार किया है, ताकि आप किशोरावस्था में गर्भ का पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर प्रभाव भली भांति समझ सकें। इस संदर्भ में विचार करते हुए 10 से 16 वर्ष की लड़कियों के आहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि वे ही भविष्य की माताएं हैं तथा आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि उनको अतिरिक्त पूरक आहार दिया जाए तो उनकी वृद्धि तथा विकास में जो पहले कमियां रह गई थी उनको काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। यदि एक बार किशोरावस्था गुजर जाती है तथा वृद्धि पूरी हो जाती है, तो बाद में कोई भी स्वास्थ्य या पोषण संबंधी उपाय लाभप्रद नहीं होता। दूसरी तरफ यदि उनको सामान्य भोजन के अतिरिक्त अधिक पौष्टिक आहार देने के प्रयास किए जाए तो उनके पोषण स्तर को सुधारा जा सकता है। यह बात लड़कों पर भी लागू होती है। आप इस खंड की इकाई 9 में जान चुके हैं कि अतिरिक्त भोजन वृद्धि जो पहले न हो सकी हो, कैच अप ग्रोथ, उसे फिर से प्राप्त करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि बच्चे की वह वृद्धि जो अब तक नहीं हो सकी थी, अतिरिक्त भोजन के सेवन से उस वरवाद को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थिति को समझाने के लिए हम इस स्थिति की तुलना 2 धावकों से कर सकते हैं जो दौड़ लगा रहे हैं। शुरू में एक व्यक्ति लगातार भागता है जबकि दूसरा पिछड़ जाता है। बाद में पिछड़ा हुआ व्यक्ति अपनी रफ्तार बढ़ा देता है व दोनों लक्ष्य स्थल, गंतव्य स्थल पर एक साथ पहुंचते हैं। यदि दूसरा व्यक्ति जल्दी ही अपनी चाल नहीं बढ़ाता है, तो उसका पहले व्यक्ति के पास पहुंचना असंभव हो जाता है। अब आप जान गए होंगे कि यहाँ पहला व्यक्ति उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी वृद्धि सामान्य दर से हो रही है। दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी शुरू में तो वृद्धि कम हुई है पर बाद में उसने वृद्धि की अधिकतम दर प्राप्त कर ली है। चित्र 10.5। जैसा कि आपने देखा कि दोनों एक साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं, यानी कि दोनों ने वृद्धि पूर्ण रूप से पूरी कर ली है। चित्र 10.5 किशोरावस्था पूरी वृद्धि प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 10 मार्च 2001 किशोर के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। किशोर के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं तालिका 10.3 में दी गई है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। तालिका 10.3 किशोर के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं। यदि आप तालिका को ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, लौह तत्व तथा कैल्शियम की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं अधिक है। चूंकि यह शरीर के ऊतकों की तीव्र गति की वृद्धि में सहायता के लिए आवश्यक है, अतः इनकी मात्रा अधिक है। स्कलगामी बच्चों के समान प्रायः किशोर भी बहुत क्रियाशील होते हैं, जिससे उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर में बढ़ती हुई रक्त की मात्रा तथा अस्थिपंजर में वृद्धि के लिए लौह तत्व तथा कैल्शियम की आवश्यकता पता लगाते समय मासिक धर्म के दौरान हुई लौह तत्व की क्षति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों?
उल्लेखनीय 5 में लड़कों व लड़कियों में अंतर पर की गई चर्चा यहाँ पर भी उचित बैठती है। थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा नियासिन की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं ऊर्जा के आधार पर दी गई है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ही अधिक इन बी समूह के विटामिनों की आवश्यकता होगी। आयोडीन सक्षम मात्रिक खनिज लवण है जिसका उल्लेख तालिका 10(3) में नहीं किया गया है। इसका कारण है कि सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं अभी निर्धारित नहीं की गई है। तथापि किशोरी के भोजन में पर्याप्त आयोडीन का होना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, आयोडीन गल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन का हिस्सा है। थायरॉक्सिन चयापचय की दर को नियंत्रित करता है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसी कारण से आयोडीन विशेषतः तीव्र वृद्धि काल जैसे शैशवावस्था तथा किशोरावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। अभी तक हमने किशोरी के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं के बारे में चर्चा की। अब तक आप जान चुके होंगे कि यह पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राएं वयस्कों की अपेक्षा कितनी अधिक है। आइए अब किशोरियों के लिए निर्धारित प्रस्तावित दैनिक मात्राओं पर विचार करें। उनकी पोषक तत्वों की प्रस्तावित आवश्यकताएं लगभग एक अल्प श्रम करने वाली वयस्क महिला के समान है। व कुछ पोषक तत्वों के लिए जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम तथा बी विटामिनों की आवश्यकता उससे भी अधिक है। यदि एक किशोरी गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं में क्या परिवर्तन होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप उल्ल 1 न या 5 में पाएंगे। उल्लेखनीय 5 किशोरियों में गर्भधारण वृद्धि की तीव्र गति के कारण किशोरावस्था शारीरिक तनाव का समय है। इस वर्वाद को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों को उचित मात्रा में ग्रहण करना जरूरी है। इस प्रकार एक लड़की वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं का बोझ उठाती है। दूसरे शब्दों में वृद्धि के लिए अपेक्षित अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोझ उठाती है। अब आप एक ऐसी किशोरी की कल्पना करें जो गर्भवती है। उसका बोझ मानो और भी भारी होगी। उसे गर्भावस्था में बढ़ी हुई पोषक तत्वों की आवश्यकता का अतिरिक्त बोझ भी उठाना होगा। आप उसके शरीर पर पड़े अत्यधिक भार की कल्पना कर सकते हैं। चित्र 10.6 किशोरी पर पड़े इस भारी बोझ का प्रतीकात्मक चित्रण करता है। लड़की को अपनी वृद्धि और विकास के साथ साथ भ्रूण की वृद्धि व विकास का असह्य बोझ उठाना पड़ता है। चित्र 10.6 विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। चित्र 10.6 किशोरी पर गर्भावस्था का भारी बोझ। अब तुलना के लिए मान लीजिए कि किशोरी को गर्भावस्था के दौरान एक वयस्क गर्भवती महिला वर्टिकल बार के समान ही पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता है। निम्नलिखित चार्ट देखें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यहाँ हमने केवल 4 पोषक तत्वों की सूची दी है। यह दर्शाता है कि एक किशोरी के गर्भवती होने पर पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। चित्र 10.7 इसी पहलू को दर्शाता है। चित्र 10.7 गर्भवती किशोरी की पोषक तत्वों की बढ़ी हुई आवश्यकता। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। लड़की के लिए यह स्थिति तब जानलेवा भी हो सकती है, विशेषतः यदि किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए वह कमजोर व अल्पपोषित हो। इस अवस्था में उसका बोझ मानो 3 गुना हो जाता है। उसे अपनी वृद्धि, गर्भावस्था के अतिरिक्त अपने अल्पपोषण के कारण बढ़ती हुई जरूरतों का बोझ भी उठाना पड़ता है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि लड़की को तब तक गर्भवती नहीं होना चाहिए जब तक वह किशोरावस्था पार कर वयस्क नहीं हो जाती। किशोरी तथा शिशु के स्वस्थ रहने के लिए गर्भवती किशोरियों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। बोध प्रश्न 4
2. हमें किशोरियों के आहार की ओर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? कोई एक कारण बताएं जिसे आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। 10.3 2. किशोर के लिए आहार नियोजन। किशोर के लिए आहार नियोजन करते समय पौष्टिकता में पर्याप्तता, स्वीकृति तथा उपलब्धता के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। आहार नियोजन किसके लिए किया जा रहा है? टाइम्स क्या किशोर 13 से 15 वर्ष 16-18 वर्ष के आयु वर्ग में है? टाइम्स किशोर लड़का है या लड़की? टाइम्स वह किस आय वर्ग का है? टाइम्स वह कहाँ का रहने वाला है? टाइम्स उसकी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? किशोर की इन विशिष्टताओं की सूची बनाने के बाद उसकी पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं की सूची बनाएं। कौन से पोषक तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं? किशोरावस्था में महत्वपूर्ण पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। टाइम्स ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, कार्बोज तथा वसा, टाइम्स प्रोटीन, टाइम्स लौह तत्व तथा टाइम्स कैल्शियम। किन खाद्य पदार्थों का चयन करें? किशोरों के आहार के लिए खाद्य पदार्थों का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। टाइम्स प्रत्येक आहार में प्रत्येक खाद्य वर्ग के पदार्थ सम्मिलित करे। टाइम्स ऊर्जा तथा प्रोटीन के अच्छे स्रोत सम्मिलित करे। टाइम्स प्रोटीन की किस्म को उन्नत बनाने के लिए अनाज तथा दालों का मिलाकर प्रयोग करें। टाइम्स यदि संभव हो तथा स्वीकार्य हो तो पशुजन्य प्रोटीन भोजन में सम्मिलित करें। टाइम्स कैल्शियम तथा लौह तत्व के अच्छे स्रोत पर विशेष ध्यान दें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि खाद्य पदार्थों तथा मिश्रणों का चयन व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। व्यक्ति की भोजन संबंधी पसंद तथा नापसंद भी चयन पर प्रभाव डालती है। किस आहार पद्धति को अपनाएं? स्कूलगामी किशोरों की दिनचर्या स्कूलगामी बच्चों के समान ही होगी। कॉलेज जाने वाले किशोरों की दिनचर्या प्रतिदिन भिन्न हो सकती है। उनकी कभी कॉलेज में पैक्ड लंच ले जाने की संभावना होती है तो कभी घर आकर दोपहर का आहार लेने की। किशोरों के लिए संयोजित ढंग से बनाए गए संतुलित अल्पाहार बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन्हें दोपहर पूर्व या दोपहर बाद के आहार में सम्मिलित करने से मुख्य आहार जैसे दोपहर के आहार या रात्रि के आहार को बेहद भारी, गरिष्ठ होने से बचाया जा सकता है। इससे बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त भोजन का उपभोग कर लेता है। उचित अल्पाहार जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम और या लौह तत्व की प्राप्ति हो, सुबह के नाश्ते व दोपहर पूर्व के आहार में तथा चाय के समय दिए जा सकते हैं। कौन सी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? स्कूलगामी बच्चे के आहार के बारे में बताए गए सुझावों के अतिरिक्त कुछ अन्य पहलुओं को भी जानना महत्वपूर्ण है। 1. किशोरियों में वजन कम करने के लिए तथा किशोरों में मांसपेशियों को उन्नत करने के लिए कभी-कभी बहुत ही अजीबोगरीब आहार पद्धति अपना ली जाती है। चित्र 10.8 में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार किशोरियां मोटापे से बचने के लिए अपने अपने तरीके बता रही हैं। इनको देखकर आपको हंसी अवश्य आई होगी। कई बार जब वजन कम करने की जरूरत भी नहीं होती तब भी किशोरियां प्रायः वजन कम करने का प्रयास करती रहती हैं। और इसके लिए वह सदैव किसी आसान तरीके की खोज में रहती हैं। वे इस प्रकार के आहारों की तलाश में रहती हैं जिनके सेवन से उनका वजन चुटकियों में कम हो जाए, परंतु हमें सदा उन्हें इस प्रकार के आहारों का सेवन करने से रोकना चाहिए तथा इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि वजन कम करने के लिए ऐसा कोई सहज उपाय नहीं है और न ही पेशी ऊतक बढ़ाने के लिए। यह सब बातें लड़कों पर भी लागू होती हैं। याद रहे कि यहाँ पर आहार शब्द से अभिप्राय एक अजीबोगरीब एवं अनुचित आहार पद्धति से है। सही सलाह यह है कि वह उचित आहार पद्धति को अपनाए। भोजन की मात्रा को घटाना या बढ़ाना बहुत ही ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इसका वृद्धि पर बेहद प्रभाव पड़ता है। लोगों को अक्सर ऐसे वाक्य कहते पाया गया है,
यह भोजन लो तो 10 दिन में 8 इंच कमर कम हो जाएगी, या आप अपने कंधे की मांसपेशियों को इस आहार से 15 दिन में 2 इंच बढ़ा सकते हैं। किशोरों को यह जान लेना चाहिए कि ऐसे कथन अधिकतर गलत होते हैं। उन्हें अपने पानी पीने की मात्रा को कभी कम नहीं करना चाहिए और न ही केवल प्रोटीन प्रदान करने वाले भोजन अपनाने चाहिए। इस प्रकार के उपाय खतरनाक हैं, व इनसे घातक बीमारियों और मृत्यु तक हो सकती है। वृद्धि काल में वजन को कम करने के लिए सबसे अच्छा व सुरक्षित उपाय है पर्याप्त व्यायाम करना। इसके साथ साथ आवश्यकता से अधिक भोजन भी नहीं लेना चाहिए। चित्र 10.8 वजन घटाने का आसान तरीका। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 2. वसा या कार्बोज से भरपूर खाद्य पदार्थ, खास तौर से परिष्कृत कार्बोज अथवा शर्करा से भरपूर खाद्य पदार्थों को खाने पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए। तैयार व संसाधित भोजन के सेवन से बचना चाहिए। दूध, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरे पीले रंग की सब्जियां व फलों तथा साबुत अनाजों को अधिक महत्व देना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आहार में बहुमूल्य खनिज, लवण व विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन ए व विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ अक्सर नहीं खाए जाते हैं। लौह तत्व और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों के साथ साथ इन्हें भी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। 3. भोजन के विषय में भी मित्रों और जान पहचान वाले लोगों की स्वीकृति एक किशोर के लिए बेहद महत्व रखती है। वह शीघ्र ही अपने मित्रों में प्रचलित आहार पद्धति को स्वीकार कर लेता है। ऐसे में वह अक्सर अनुपयोगी व्यंजन, जंक फूड्स, जैसे आलू के चिप्स तथा जल्दी से तैयार हो जाने वाले व्यंजन, फास्ट फूड्स, जैसे नूडल्स, पिज्जा, हैमबर्गर्स आदि खाते हैं। शीघ्र तैयार होने वाले व्यंजन अधिकांशतः बेहद विस्तृत नहीं होते हैं, तथा भोजन पकाने की सरल विधियों द्वारा पकाए जाते हैं। ये अधिकतर शहर के जलपान गरीहों तथा पिज्जा दुकानों पर मिलते हैं। बाजार में बिकने वाले इन शीघ्र तैयार होने वाले व्यंजनों से ऊर्जा तो काफी मात्रा में मिलती है, परंतु इसमें विटामिन, खनिज, लवण तथा रेशा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। इन व्यंजनों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इनमें आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मक्खन के सैंडविच के स्थान पर पनीर या मांस या अंडे, टमाटर या प्याज के मिश्रण का सैंडविच बनाया जा सकता है। पिज्जा को प्रायः अनुपयोगी व्यंजन माना जाता है, किंतु उसको अन्य पदार्थों के मिश्रण से पौष्टिक बनाया जा सकता है। पनीर तथा मिश्रित सब्जियों से सजा पिज्जा संतुलित होता है, क्योंकि पिज्जा मैदा का बना होता है। इसी प्रकार जब बर्गर्स, मांस या पनीर तथा मिश्रित सब्जियों के कटलेट बनाए जाते हैं, तो वे केवल आलू के बने बर्गर्स से अधिक संतुलित हो जाते हैं। इससे हमने देखा कि थोड़ा सा बदलाव लाकर सामान्य व रुचिकर अल्पाहार को अधिक पौष्टिक व संतुलित बनाया जा सकता है। अभी तक आपने किशोरों के आहार नियोजन संबंधी कई पक्षों के बारे में पढ़ा है। अब कुछ उपयोगी बातों का पुनः स्मरण करें। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। बोध प्रश्न 5। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। प्रत्येक कथन में किशोरों के लिए भोजन संबंधी सलाह दी गई है। हर कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। अपने चुनाव के कारण भी दें। 1. अधिकांश किशोर बहुत क्रियाशील होते हैं, अतः उनको शर्करायुक्त ऊर्जा प्राप्त करने वाले तथा परिष्कृत कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। 2. किशोर के लिए अल्पाहार में बहुत अधिक ऊर्जा तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज, लवण होने चाहिए। 3. शीघ्र तैयार होने वाले व्यंजन संतुलित नहीं हो सकते, अतः उन्हें भोजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। 4. किशोरावस्था में दूध, सब्जियां तथा फलों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। 5. भोजन में आयोडीन युक्त नमक का सेवन पर्याप्त मात्रा में आयोडीन प्रदान करने में सहायता करता है। 10. 4. सारांश। इस इकाई में हमने स्कूल काल तथा किशोरावस्था की विशिष्टताओं के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि वृद्धि की दर स्कूलगामी वर्षों में कम हो जाती है,
तथा किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाती है। इस गति से होने वाली वृद्धि को किशोरावस्था की वृद्धि स्फुरण, ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। स्कलगामी वर्षों में शरीर के विभिन्न अंगों व तंत्रों का महत्वपूर्ण विकास होता है। यह प्रक्रिया किशोरावस्था में भी जारी रहती है, जिससे इस अवस्था के अंत तक अधिकतम वृद्धि व विकास हो जाता है। 10 वर्ष की आयु के बाद लड़कों व लड़कियों की वृद्धि व शारीरिक संगठन में लैंगिक भिन्नताएं दिखाई देने लगती हैं, जो कि किशोरावस्था में सुस्पष्ट हो जाती हैं। इस अंतर का पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में लैंगिक विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक व गौण लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना महत्वपूर्ण है। बच्चे की अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता तथा उसकी खाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह बेहतर रहता है कि भोजन की आवृत्ति बढ़ाई जाए तथा सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच के समय में तथा चाय के समय पौष्टिक अल्पाहार दिए जाए। लोकप्रिय व स्वीकार्य व्यंजनों में बदलाव लाकर उन्हें अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। स्कूलगामी बच्चे व कॉलेज जाने वाले किशोरों के लिए पौष्टिक पैक्ड लंच आवश्यक है। इसकी ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि स्कूलगामी बच्चा व किशोर अच्छी व स्वास्थ्यप्रद भोजन संबंधी आदतें अपनाए। गलत आदतें आगे चलकर दिल की बीमारी व मोटापे का कारण बन सकती हैं। बच्चे व किशोरों को केवल ऊर्जा प्रदान करने वाले व्यंजनों का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें अधिक ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करने वाले भोजन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक वसा या शर्करा के सेवन से बचना चाहिए। किशोर व स्कूलगामी बच्चे वजन कम करने या मांसपेशियों को उन्नत करने के इच्छुक हो सकते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण किसी प्रकार से बदलना उनकी वृद्धि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, अतः ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बच्चों की क्रियाशीलता के बारे में एक आखिरी बात, शारीरिक क्रियाशीलता, जैसे कि खेल-कूद, ऊर्जा की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। अतः अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ दैनिक भोजन में सम्मिलित करने चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि वे तरल पदार्थ तथा सोडियम व पोटेशियम जैसे खनिज भी पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करें। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 10.5 शब्दावली। परिसंचरण तंत्र। शरीर में रक्तवाहिका तंत्र जो कि हृदय से ऊतक तथा ऊतक से वापस हृदय को रक्त ले जाती है। हार्मोन, निश्चित ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो अपना असर शरीर के किसी दूसरे भाग में काम में लाते हैं। जैसे कि लिंग हार्मोन लिंग ग्रंथियों से उत्पादित होकर लिंग अंगों में काम आते हैं तथा जिनमें गौण लिंग लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं। संसाधित व्यंजन खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ या व्यंजन जिनको बेचने से पहले फैक्ट्री में कुछ क्रियाओं जैसे सुखाना, अधिक भाप कम ताप पर पकाना, पैकिंग आदि द्वारा संरक्षित किया गया हो। पैकिंग खोलने के बाद इन खाद्य पदार्थों या व्यंजनों को अक्सर पकाने की आवश्यकता होती है। जांघ, प्यूबिक, निचले उदर का बीच वाला भाग। इस भाग में उगने वाले बालों को जांघों के बाल कहा जाता है। खाने के लिए तैयार व्यंजन READYTOEAT फूड्स वे व्यंजन जो पहले से ही सिके हैं या तले हैं या भने हैं हों तथा उनको बिना पकाए ही खाया जा सकता है। श्वसन तंत्र। यह तंत्र शरीर के उन अंगों से मिलकर बना है जो कि श्वास लेने के लिए आवश्यक है, यानी कि 1. नासिकाविवर, नाक में से हवा का प्रवेश होना, जो कि 2. श्वास प्रणाली नामक एक नमी से मिल जाती है। श्वास प्रणाली विच्छेदित होकर 3. श्वास नली में बदल जाती है तथा फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।